नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र त्रिपाठी साइंस और साइकोलॉजी नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिस पार्ट का नाम है मानव तंत्र। इसमें हम एक तंत्र पहले पढ़ चुके हैं, भाग 1 में पाचन तंत्र। आज हम भाग 2 में पढ़ेंगे श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन क्या है? भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा रासायनिक ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। अब ऑक्सीकरण क्या होता है? भोज्य पदार्थों को तोड़ना, विघटन करना, वो क्या कहलाएगी? श्वसन कहलाएगी, और उससे ऊर्जा मुक्त होगी, ये श्वसन कहलाता है। अब श्वसन तंत्र की बात करें तो तंत्र के 2 भाग हैं, श्वसन मार्ग और फेफड़े। श्वसन मार्ग की बात करें तो श्वसन मार्ग को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: नासिका, नासावेश्म, ग्रसनी, नासाग्रसनी, स्वरयंत्र और श्वास नली। और फेफड़े, दाएं फेफड़ा और बाएं फेफड़ा। दाएं फेफड़ा बड़ा और भारी होता है, और फेफड़े का अगर वजन की बात करें तो लगभग 450 ग्राम फेफड़े का वजन होता है। ठीक है, अब हम श्वसन मार्ग की बात करते हैं, एक एक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है नासिका। नासिका हमारा श्वसन का प्राथमिक अंग है, क्योंकि हम श्वास किससे लेते हैं? नासिका से लेते हैं। ठीक है, कहाँ होती है? मुख द्वार के ऊपर होता है। ये नासिका कहाँ होती है? मुख द्वार के ऊपर होती है। और एक जोड़ी नासाद्वार होते हैं। कितने होते हैं? एक जोड़ी। 2 छिद्र होते हैं, इसलिए एक जोड़ी कहेंगे। और नासाद्वार किससे होते हैं? नासापट से अलग होते हैं। लेकिन हमने इसको प्राथमिक अंग का, द्वितीयक अंग किसे कहेंगे? द्वितीयक अंग कहेंगे मुख। द्वितीयक किसके कहेंगे? मुख को कहेंगे। तो मुख द्वितीयक अंग क्यों कहलाता है? अगर सांस नाक से न ले सकें या नासिका से न ले सके तो हम श्वास मुख से ले सकते हैं, इसलिए उसको द्वितीयक अंग कह दिया। लेकिन जो मुख से ली गई श्वास होती है वो शुद्ध नहीं होती है, क्योंकि हमारे नासिका में रोम और श्लेष्मा होते हैं। वो क्या करते हैं? अगर हमारी नासिका में रोगाणु प्रवेश भी कर गए, धूलकण प्रवेश भी कर गए, तो वहाँ वो चिपक जाएंगे और उससे श्वास नली तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन मुख में ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है कि वो उसको रोगाणु को रोक सके, इसलिए मुख से ली गई श्वास जो होती है वो शुद्ध वायु शुद्ध नहीं होती है। अब हम नासिका की बात आते हैं नासावेश्म। वेश्म मतलब गुहा, एक छिद्र, जो छिद्र होता है उसके ऊपर वाली गुहा। तो उसमें रोम और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। वो क्या करती है? धूलकणों और रोगाणुओं को प्रवेश से रोकती है। यानी अगर रोगाणु प्रवेश भी कर गए या धूलकण प्रवेश भी कर गए तो हमारे श्लेष्मा सर और चिपक जाएंगे या रोम से चिपक जाएंगे, अंदर श्वास नली तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसके बाद आते हैं ग्रसनी। ग्रसनी को 2 भागों में बांटना, नासाग्रसनी और मुखग्रसनी। और दोनों ही कहाँ खुलते हैं? कंठग्रसनी में खुलते हैं। दोनों ही कहाँ खुलते हैं? कंठग्रसनी में। ये देखिए ग्रसनी का भाग बता रखा है डायग्राम में। तो ये आगे तो है नासाग्रसनी और उसके बाद है मुखग्रसनी, और दोनों ही खुल रहे हैं कंठ में, कंठग्रसनी में खुल रहे हैं। लेकिन कंठग्रसनी के यहाँ एक उपास्थ्यों का बना पल्ला होता है, एक, इसको फ्लेप कहेंगे, फ्लेप, इस प्रकार से फ्लेप होता है। वो क्या करता है? जब हम भोजन करते हैं तो वो श्वास नली को ढक देता है, ताकि भोजन के कारण श्वास नली में प्रवेश ना कर सके, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एपिग्लॉटिस या घाटी ढक्कन कहते हैं। इसके बाद आते हैं स्वरयंत्र, इसको कहते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स इस प्रकार से, लैरिंक्स छोटा सा पार्ट है, श्वास नली के अग्रभाग पर स्थित होता है। ये जो हमारी श्वास नली है, ये हमारी श्वास नली है, इसके अग्रभाग पर लैरिंक्स होता है। और अगर इसको और अच्छा कहें, अगर सिस्टमेटिक कहें तो कह सकते हैं कि कंठग्रसनी और श्वास नली के बीच का भाग है ये कौन सा भाग है? कंठग्रसनी और श्वास नली के बीच का भाग। तो कंठग्रसनी तो ये रही और श्वास नली, इसके बीच का छोटा सा भाग ये है। और उपास्थ्यों का बना होता है, लगभग 9 उपास्थ्याँ होती है। और इसमें स्वरयंत्र में स्वरज्जु होते हैं। स्वरयंत्र में क्या होते हैं? स्वरज्जु होते हैं। और स्वरज्जु में स्वर झिल्लियाँ होती है, और इन झिल्लियों की कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको हम आवाज़ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं श्वास नली। श्वास नली लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये जो लंबा भाग दे रखा है ये श्वास नली, ये क्या है? श्वास नली। और कहाँ से कहाँ तक होती है? कंठ से वक्ष गुहा तक, कंठ से लेकर वक्ष गुहा तक ये श्वास नली होती है। और इसमें सी आकार के उपास्थ्यों के बने छल्ले होते हैं, सी आकार के, इस प्रकार से। और उसका काम क्या है? वो श्वास नली पिचकने जाए, इसलिए उसको पिचकने से रोकते हैं। इस श्वास नली के अंदर पक्षमा स्तंभाकार उपकला और श्लेष्मा कला पाई जाती है, जो क्या करती है? उस श्वास नली को नम बनाए रखती है। और अगर उसमें रोगाणु धूलकण प्रवेश भी कर जाए तो उसको वहाँ चिपका लेती है, ताकि अंदर फेफड़ों तक ना पहुँच सके और हमारे को केवल शुद्ध वायु ही मिले। अब श्वास नली फेफड़ों में जाकर 2 भागों में बढ़ जाएगी, दाईं श्वसनी और बाईं श्वसनी। ये दाईं श्वसनी और ये बाईं श्वसनी 2 भागों में बढ़ जाएगी। दोनों श्वसनी जिस प्रकार से, अगर डायग्राम में देखें तो इस प्रकार से दाईं श्वसनी और बाईं श्वसनी बढ़ जाएगी। दोनों श्वसनी आगे प्राथमिक द्वितीयक, ये जो श्वसनी है आगे कैसे जाएगी? ये अगर इसकी बात करें, ये आगे ये प्राथमिक, अब ये द्वितीयक, इस प्रकार से द्वितीयक बनाएगी, तृतीयक बनाएगी। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपशाखाओं में विभक्त हो जाती है। ये जो दाईं श्वसनी बाईं श्वसनी है ना, आगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विभक्त हो जाएगी। अब जो तृतीयक श्वसनी है वो अनेक उपशाखाओं में बढ़ जाएगी और एक जाल बनाएगी, वृक्षनुमा जाल। इसको हम डायग्राम में ऐसे देखिए, अगर डायग्राम की बात करें तो एक वृक्षनुमा जाल बन जाएगा, इस प्रकार से विभक्त होकर एक वृक्षनुमा जाल बनाती है।
ठीक है। इसके बाद श्वसनिका के अंतिम छोर पर क्या होती है, वायु कुपिकाएं होती है। क्या होती है, वायु कुपा। जो अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, इस प्रकार की वायु कुपिकाएं होती है। ये यहाँ पर क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है। और इन वायु कुपिकाओं का रोल क्या है, अगर वायु कुपिकाओं की रोल की बात करें तो वायु कुपिकाएं क्या करती है, गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती है ताकि इस गैसों का विनिमय अधिक से अधिक हो सके। ठीक है। अगला टॉपिक है फेफड़े। फेफड़े वास्तव में हमारे श्वसन तंत्र का मौलिक अंग है। और अभी जो कोरोना चल रहा है, इस कोरोना के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग है वो हमारे फेफड़े ही हैं। ठीक है। अब फेफड़े का अध्ययन करते हैं हम। फेफड़े मौलिक अंग लिखा है, मैंने भी कहा मूल अंग है। ठीक है। और एक जोड़ी होते हैं, अर्थात दो होते हैं। देखिए डायग्राम में आप, ये दो होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं। ये देखिए आप, शंकु के आकार के होते हैं। ठीक है। और गुलाबी रंग के होते हैं और कोमल होते हैं और डायफ्राम के ऊपर होते हैं। डायफ्राम जो होता है फेफड़ों के जस्ट नीचे होता है, डायफ्राम के ऊपर होते हैं। प्लूरल झिल्ली से घिरे होते हैं और प्लूरल झिल्ली के अंदर श्लेष्मा भरा होता है। श्लेष्मा क्या करता है, घर्षण को कम करता है। कैसे कम करता है, क्योंकि फेफड़े क्या करते हैं, फैलते सिकुड़ते रहते हैं, जिससे क्या होता है, घर्षण होता है। उस घर्षण को ये जो श्लेष्मा है वो कम कर देता है। अब फेफड़ों की बात करते हैं। फेफड़े दो होते हैं, दाएं फेफड़ा और बाएं फेफड़ा। दाएं फेफड़े में 3 खंड होते हैं और बाएं फेफड़े में 2 खंड होते हैं। इसी कारण से दाएं फेफड़ा बड़ा और भारी होता है। ठीक है। चलिए अब श्वसन की क्रियाविधि की बात करते हैं। श्वसन की क्रियाविधि को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, अंतः श्वसन और उच्च श्वसन। अंतः श्वसन को निःश्वसन भी कहते हैं। इस अंतः श्वसन में क्या होता है, O2 युक्त वायु का शरीर में प्रवेश करना, यानी जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो शरीर में प्रवेश करती है, वो कहलाता है अंतः श्वसन। तो मैंने लिखा है O2 युक्त वायु का शरीर में प्रवेश करना। अच्छा, ये एक सक्रिय क्रिया है। क्यों, क्योंकि इसमें ऊर्जा का व्यय होता है। जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो सक्रिय क्रिया की, उसमें ऊर्जा का व्यय होता है। और ये प्रवेश जो वायु करती है वो किस कंडीशन पे करती है, जो हमारा आंतरिक दाब है वो दाब जो है वो कम हो और बाहर दाब ज़्यादा हो। अर्थात क्या, बाहर दाब कौन सा होगा, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब अधिक होने पर वायु का फेफड़ों में प्रवेश करना, यानी बाहर दाब ज़्यादा है, अंदर दाब कम है, तो वायु अंदर प्रवेश कर जाएगी। अब देखिए ये किस प्रकार से फैलता सिकुड़ता है। तो हम कह रहे हैं अंतः श्वसन। तो अंतः श्वसन कैसा होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, डायफ्राम की अरी पेशियों में संकुचन होगा। डायफ्राम की जो पेशियां, अरी पेशियां, उसमें क्या होगा, संकुचन होगा। और संकुचन से क्या हो जाएगा, डायफ्राम चपटा और उदर की ओर नीचे आ जाता है। ये देखिए मैंने आरेख बना रखा है यहाँ पर। जो संकुचन हुआ तो ये डायफ्राम, ये डायफ्राम है, डायफ्राम का ये, तो ये क्या हुआ, नीचे हो गया, तो चपटा हो गया। पहले इस प्रकार था, अब चपटा हो गया। ठीक है। और उधर की ओर नीचे की ओर आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, बाह्य इंटरकोस्टल पेशियों में संकुचन होता है। इसके बाद जो बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां होती है उसमें संकुचन होता है। संकुचन से क्या हो जाएगा, संकुचन से एक तो पसलियां बाहर आ जाएगी और स्टर्नम ऊपर की ओर उठ जाएगा। डायग्राम में फिर देखिए, पसलियां बाहर आ गई और स्टर्नम ऊपर उठ गया। ये पसलियां तो बाहर आ गई और स्टर्नम ऊपर उठ गया, आयतन बढ़ गया। ठीक है। तो इन दोनों क्रियाओं से क्या हो जाएगा, वक्ष होगा, आयतन बढ़ जाएगा। देखिए फिर बताता हूँ आपको मैं, पसलियां बाहर आ गई और स्टर्नम ऊपर उठ गया, तो दोनों से आयतन बढ़ गया। और इससे क्या होगा, फेफड़े फूल जाते हैं और फूलने पर जो दाब, कितना का दाब कम होता है, वो होता है 1 से 3 mmHg कम हो जाता है दाब, और जिससे वायु अंदर प्रवेश कर जाती है। अब हम बात करते हैं उच्च श्वसन की, कि किस प्रकार से CO2 बाहर निकलती है। तो उच्च श्वसन किसे कहते हैं, CO2 युक्त वायु का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है, उच्च श्वसन। ये एक निष्क्रिय क्रिया है, यानी इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। तो CO2 निकलती कैसे, तो हमारी पसलियाँ जो पुनः मूल अवस्था में आती है तो उनके बाहर से ही फेफड़े दब जाते हैं। तो पसलियों का भार फेफड़ों की वायु को बाहर निकालने में ही पर्याप्त है, इसलिए निष्क्रिय क्रिया है। अब होता क्या है, कंडीशन क्या है, अंदर दाब तो हो गया ज़्यादा और बाहर दाब कम हो गया, उस स्थिति में वायु बाहर निकल जाएगी। तो फुफ्फी से दाब अधिक होने पर वायु का फेफड़ों से बाहर निकलना, ये कंडीशन हो गई कि बाहर, अंदर दाब ज़्यादा है, बाहर दाब कम है, तो वायु बाहर निकल जाएगी। अब इसमें मैंने कहा आपको ये निष्क्रिय क्रिया है, तो पेशी संकुचन आवश्यक है ही नहीं, किसी प्रकार का संकुचन नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ संकुचन हुआ था, बाह्य इंटरकोस्टल पेशियों में संकुचन हुआ था, यहाँ क्या हो जाएगा, बाह्य इंटरकोस्टल पेशियों एवं डायफ्राम की पेशियों में शिथिलन वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाए, मतलब शिथिलन में ढीली हो जाएगी। पसलियाँ, स्टर्नम और डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएंगी, जैसे वो थे वैसे आ जाएंगे। जैसे स्टर्नम ऊपर आया था वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा, पसलियाँ बाहर निकली थी वापस अंदर चली जाएगी। ठीक है। और डायफ्राम चपटा हुआ था, वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा, अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएंगे, जिससे वक्षुआ का आयतन कम हो जाएगा। वापस देखिए, स्टर्नम तो अंदर चला गया है ना, और पसलियाँ भी अंदर चली गई, फिर क्या हुआ, आयतन कम हो गया, आयतन कम होने से फेफड़ों पर दाब अधिक हो गया, दाब अधिक होने से वायु शरीर से बाहर निकल गई। ठीक है। इस प्रकार ये अंतः श्वसन और निःश्वसन की या श्वसन की क्रियाविधि होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।